ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास पर केंद्रित रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था। आलेख अशोक अग्रोही। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। मैं उज्जैनी बोल रही हूं, मालवा के गौरवशाली अतीत की साक्षी। साहित्य संस्कृति की प्राचीन परंपरा को अपनी गोद में संजोए विक्रमादित्य के विक्रम की शौर्य स्थली और कालिदास की कविता भूमि। मेरे आंचल से प्रवाहित क्षिप्रा नदी ने संस्कृति और आध्यात्म की वो धारा प्रवाहित की जिसके स्मरण भर से ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। और मैं उज्जैनी का गौरवशाली इतिहास हूं। मैंने वीर विक्रमादित्य के शासन का स्वर्ण काल देखा है। मैं उसकी अनुपम न्याय व्यवस्था और पराक्रम का साक्षी हूं। मैंने प्राचीन वैभव देखा है तो वर्तमान के स्वाभिमान का एक ऐसा सूर्य भी देखा है जो कभी अस्त नहीं हुआ। हां, मैंने भी देखा है उस सूर्य को। उसका उदय 2 मार्च 1902 को मेरी ही मिट्टी से हुआ था। उज्जैनी के गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले विक्रमादित्य के शौर्य और कालिदास की कल्पना को पुनर्जीवित करने वाले उस सूर्य का नाम था पंडित सूर्य नारायण व्यास। महर्षि सांदीपनि के वंश में उदित उस सूर्य का नाम सूर्य नारायण व्यास ही था। इस सूर्य की ओर जिसने भी देखा एक नई दृष्टि से देखा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया। उन कठिन दिनों से निकलकर उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया। वो इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर ले, संकल्प कर ले, तो कोई बाधा उसके मार्ग में आ नहीं सकती। प्रख्यात इतिहासकार G.S. करंदीकर उन्हें जीवित विश्वकोश मानते थे। उनके स्वर में स्वर मिलाते पंडित जी के शिष्य प्रोफेसर घनश्याम पांडे। व्यास जी जो ज्ञान आगाध था, वो ज्योतिषाचार्य के अतिरिक्त बड़े साहित्यकार, मुक्तक, कविताएं और इतिहास के बड़े ज्ञाता थे। उनकी कहानियां बहुत ही रोचक होती थी। ज्यादातर पौराणिक कहानियां, तत्कालीन राजाओं के संबंध में बहुत सी कहानियां वह बताया करते थे। पंडित सूर्य नारायण व्यास का शैशव पंचमुखी हनुमान जी के देवालय और महाकाल मंदिर के प्रांगण में व्यतीत हुआ। उनके पिता श्री नारायण व्यास स्वयं संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। इसलिए संस्कृत और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान उन्होंने अपने ऋषितुल्य पिता से ही प्राप्त किया। आगे की शिक्षा उन्होंने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रहण की। जिस समय व्यास जी युवा हुए उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। एक योद्धा की तरह व्यास जी भी इस संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने क्रांतिकारी लेख लिखे, पर्चे बांटे, पोस्टर छापे
और राष्ट्र यज्ञ कैलेंडर प्रकाशित किया। बाद में सेठ गढ़ोदिया डकैती कांड के प्रमुख क्रांतिकारी अभियुक्तों को अपने घर में छुपाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद कई बार आकर व्यास जी से मिलते रहे। उन्हीं दिनों भगत सिंह ने जेल में आयरिश क्रांतिकारी डैनियल डैनब्रीन की संघर्ष कथा का अनुवाद किया। व्यास जी ने उसे छपवाकर वितरित कराया। काकोरी कांड के वीरों की सहायता के लिए उन्होंने घर घर जाकर धन एकत्रित किया। अंग्रेजी राज ने उन्हें ऐसे लोगों की सूची में शामिल कर लिया जिनसे सरकार को भय था। क्रांतिकारी कॉमरेड रामचंद्र सोनी। क्रांतिकारियों के साथ में तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो ठाकुर निरंजन सिंह जो थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे क्या, और उनको कैसे उन्होंने उस वक़्त रखा, अब इसी से आप पता लगा लीजिए। सन 1942 के आंदोलन के प्रभाव से वे भी अछूते न रह सके। उन्होंने अपने घर भारती भवन से 42 मीटर बैंड का एक गुप्त रेडियो आरंभ कर अपनी तरफ से भी क्रांति घोष कर दिया। हमें भी अगर अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है तो हर तरह की कुर्बानी देनी होगी। इस समय हम न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई। अगर कुछ है तो वो है हिंदुस्तानी। आइए घर से बाहर निकलिए और शामिल हो जाइए आजादी की इस जंग में। वंदे मातरम। भारत माता की जय। व्यास जी का क्रांतिकारी पक्ष जितना प्रभावशाली था, साहित्य पक्ष उससे भी अनूठा। देश की सीमाएं पार कर उनकी ख्याति यूरोप तक पहुंच चुकी थी। 1937 में जब वे इंग्लैंड पहुंचे तो ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने महल में उनका स्वागत किया। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई। यूरोप की इस यात्रा के संस्मरण उन्होंने अपनी पुस्तक सागर प्रवास में लिखे हैं। पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन इसे यात्रा साहित्य में मील का पत्थर मानते हैं। हम धन्य हैं कि सूर्यनारायण जी व्यास इतनी बड़ी निधि हमको दे गए, जिसके बल पर उज्जैन सारे राष्ट्र में नहीं, सारे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकेगा। उस तो गौरव से हम गौरवान्वित होंगे, सारा विश्व गौरवान्वित होगा। व्यास जी ने 18 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 1942 में उन्होंने मासिक पत्रिका विक्रम का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 तक उसे चलाया। अकेले विक्रम में व्यास उवाच और बिंदु बिंदु विचार शीर्षक से उन्होंने 2538 पृष्ठों के संपादकीय लिखे। व्यास जी गुजराती, मराठी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी के मर्मज्ञ थे। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों का सृजन और असंख्य ग्रंथों का संपादन किया। वे एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार, कवि, निबंधकार, इतिहासकार तो थे ही, प्रखर पत्रकार और संपादक भी थे। भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रभाकर क्षोत्रिय विक्रम का जो संपादकीय है, एक तरफ वो बोल्शेविक क्रांति की बात भी करते हैं, देशी राजाओं की बात करते हैं, देश में महंगाई की बात करते हैं, अंग्रेजी तंत्र की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसकी, यानी इतने पक्ष हैं उसके संपादकीय का। आखिरकार 6-8 हजार पृष्ठों में, और बड़े ज्यादा दोहराया नहीं अपने। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। संपादक के लिए जो बड़ा कर्तव्य होता है, उसका एक समाज का जो आईना है वो दिखाया जा सके जनता को। और उस समय में जब स्वतंत्रता की प्रारंभिक किरणें आई
और उसके बाद किस तरह से देश में जिस तरह से प्रगति हो रही थी, समाज में कुरीतियां रही, विश्वास रहे, गुलामी की एक मानसिकता रही, उससे उबारने के लिए पंडित सूर्यनारायण व्यास ने समाज में जागृति लाने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। पंडित व्यास ने विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान और कालिदास अकादमी की स्थापना की और प्रतिवर्ष होने वाले कालिदास समारोह की नींव रखी। इस समारोह को लेकर पंडित जी बहुत संवेदनशील थे। पंडित जी, लगता है आप आज के समारोह से खुश नहीं हैं? खुश तो हूं, पर पूरी तरह से नहीं। पर वो क्यों? मैं इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करना चाहता हूं। इसके माध्यम से मैं लोगों में देश के गौरव का भाव जगाना चाहता हूं। वो कैसे? देखो, ऐसा है, हमारी आजादी की लड़ाई में जिन नेताओं ने भाग लिया है उनमें से अधिकतर विदेशों से पढ़कर आए हैं। हाँ। इसलिए वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला से अनभिज्ञ हैं। वे शेक्सपियर तो करते हैं, किंतु कालिदास को नहीं जानते हैं। सही बात है। मैं चाहता हूं कि कालिदास और विक्रमादित्य के माध्यम से वे अपने भारत के गौरवशाली अतीत को जानें और उस पर गर्व करें। पंडित जी, अब आपके मन में क्या है? हम अपने स्तर पर तो कालिदास समारोह मनाते ही हैं, परंतु हमारे प्रयासों से अब चीन और रूस में भी ये समारोह हो रहे हैं। अच्छा। और मैं चाहता हूँ हमारे देश में हर वर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया जाए। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इसका धूमधाम से आयोजन हो। ये तो बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। और इसलिए हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसके उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाए। बिल्कुल सही। व्यास जी के विचार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कालिदास समारोह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि व्यास जी द्वारा 1928 में उज्जैनी में शुरू किए गए कालिदास समारोह ने 1958 तक आते आते केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कालिदास समारोह का रूप ले लिया। 1958 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, महाकवि कालिदास की बात करने के बाद कालिदास समारोह का आयोजन करना और इस बात की चिंता करना कि प्रतिवर्ष उज्जैनी में वो समारोह मनाया जाए, इसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की आवश्यकता थी। स्वाभिमान के सूर्य आपका दिग दिगंत फैले उजियारा, यादों की मीठी खुशबू से महक रहा मालव सारा। मालव सारा, मालव सारा, मालव सारा। उज्जैन के लेखक और पत्रकार डॉक्टर शिव शर्मा। महाकवि कालिदास को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक श्रृंगारिक कवि कालिदास, जो उन दिनों में उपेक्षित हुआ करते थे, उनका अलग जगाया। वो बताया कि ये विश्व की महान धरोहर महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। व्यास जी के प्रयासों से सोवियत रूस में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट निकला। बाद में उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में भी 1958 में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट जारी हुआ। व्यास जी की प्रेरणा से प्रकाश पिक्चर्स ने 1942 में पृथ्वीराज कपूर को लेकर सम्राट विक्रमादित्य फीचर फिल्म का निर्माण किया। इसके अलावा भारत भूषण और निरूपा राय को लेकर उन्होंने कवि कालिदास फिल्म का निर्माण कराया। इन दोनों फिल्मों को दर्शकों ने इतना सराहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने गोल्डन और कवि कालिदास ने सिल्वर जुबली मनाई।
आगे तुमको मित्र मिलेगी, कुरुक्षेत्र की भूमि विशाल, महाभारत के महायुद्ध की जहाँ जली थी एक दिन ज्वाल, कोटि कोटि जहाँ बरस पड़े थे रिपुदल पर अर्जुन के बाण, कमल दलों पर बरसे ज्यों तेरी बरखा के अगणित बाण। फिल्म कवि कालिदास के आरंभ में ही निर्माता ने व्यास जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उदिंद फिल्म्स अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है। व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक तरफ जहां उन्होंने चिंतनपूर्ण लेख लिखे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हास्य व्यंग की गुदगुदाने वाली अनूठी रचनाओं का भी सृजन किया। यह उनके व्यक्तित्व की विविधता ही थी कि जहां उन्होंने कालिदास और विक्रम पर गंभीर शोध करने वाली संस्था कालिदास परिषद की स्थापना की, तो वहीं उन्होंने हास्य व्यंग के हर वर्ष होने वाले टेपा सम्मेलन को भी जन्म दिया। व्यासाचार्य के उपनाम से उनका पहला व्यंग संग्रह तू तू मैं 1935 में प्रेमचंद ने प्रकाशित किया। इसी नाम से उनके अन्य कई संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी व्यंग रचनाएं श्वान प्रबंध, एक और डॉक्टरेट और वसीयतनामा हिंदी व्यंग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। व्यंगकार पिलकेंद्र अरोड़ा। कई व्यंग इतने पठनीय हैं और कालजयी हैं कि उन्हें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, जैसे मूर्ति का मसला या आंखों देखी मौत, डॉक्टरेट की डकार, एक उनका व्यंग है मेरी साहित्यिक यात्रा। ये ऐसे व्यंग है कि उनको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ये उनके सारे व्यंग शाश्वत थे, यानी वर्ष 1936 में जो व्यंग प्रासंगिक और रंजक थे वे आज भी उतने ही रंजक और उतने ही प्रासंगिक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी व्यंग प्रतिभा से बहुत प्रभावित रहे। उनके गंभीर लेखन के बारे में, चिंतन के बारे में लोग जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यंगकार के नाते वो किस तरह से चोट कर सकते थे मगर उस चोट को सहलाते भी जाते थे, ये कला उन्हीं में थी। और सिनाप्सिस का मैं एक अंश पढ़ के आपको सुनाता हूँ। गधे का ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन, और फिर ब्रैकेट में नीचे लिखा है समाजवादी दृष्टिकोण से। यूं तो पंडित जी ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है, किंतु काव्यानंद उनका स्थायी भाव था। वे केवल रसानंद की प्राप्ति के लिए कविताएं लिखते थे। सभी कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में उनकी कविताएं चाव से सुनी जाती थीं। काव्य रसिक श्रोताओं, काव्य पाठ के लिए अब मैं ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसे आपने जब भी सुना है दिल खोल कर सराहा है। तालियों से स्वागत कीजिए पंडित सूर्य नारायण व्यास का। भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हमारे पड़ोसी देश चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया। इसी पर प्रस्तुत कर रहा हूं यह सिंहनाद। सावधान, सिद्धांतहीन विश्वासहीन ओ चीन, शुद्ध बुद्ध के अनुयायी तुम करते कुटिल मलिन। निकट नाश को किया निमंत्रित, हिम को आज तपाया। राष्ट्र सिंह को भरी नींद से छेड़ा और जगाया। हिमगिरी की चोटी पर चढ़कर आज हमें ललकारा। भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा। भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा। व्यास जी जीवन में कभी सम्मान के पीछे नहीं भागे, किंतु ये उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था कि उनके जीवन में सम्मान की कभी कमी नहीं रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति और विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट से अलंकृत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया। 1958 में भारत सरकार द्वारा इन्हें
पद्म भूषण से नवाजा गया। पंडित जी, अरे पंडित जी, मैंने सुना है कि सरकार सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बना रही है। सुना है इनको ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और सभी को पेंशन दी जाएगी। अच्छी बात है। क्या आप अपना नाम क्यों नहीं लिखवा देते? आपको भी? अरे वो तो ठीक है, पर हमने आजादी के आंदोलन में इन सब के लिए भाग नहीं लिया था। ये हमारी आजादी की लड़ाई थी, हमें आजादी मिल गई। अब ये सब किस लिए? मेरा मन नहीं मानता। मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है। अरे पंडित जी। हाँ, आत्मविश्वास ही सदैव मेरा प्रेरक रहा है। संघर्ष और संकट में भी इसने सदा मेरा साथ दिया है। यह अब भी मेरे साथ है। पंडित जी, सारी दुनिया पुरस्कारों और सम्मानों के पीछे भागती है और एक आप है कि आपने मिला हुआ पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया। आप समझते क्या हैं? देखो मित्र, आप तो जानते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा से मैं सदैव दूर भागता रहा हूं, पर वो मिलती रही है। उससे अंतर में आनंद अवश्य हुआ, पर उसे मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अरे पंडित जी सुनो, रही बात पद्म भूषण सम्मान लौटाने की, तो सुनो, ये सम्मान मुझे हिंदी और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए दिया गया था, पर अब जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग ही नहीं हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने सम्मान लौटा दिया। सीधी सी बात है। व्यास जी का ज्योतिष ज्ञान भी सर्वविदित था। इसका ज्ञान उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। अपने समय में वे ज्योतिष के सर्वोच्च न्यायालय और ज्योतिष सूर्य कहलाते थे। देश की स्वतंत्रता से पहले वे 144 राज्यों के सम्मानित राज्य ज्योतिषी भी रहे। पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उसकी दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत उन्होंने प्रणयन किया, विस्तार किया और उसको शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया। पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन मानते हैं कि विश्व में भारत के ज्योतिष को स्थापित करने का पूरा श्रेय व्यास जी को जाता है। भारतवर्ष में काल की गणना यहीं से हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो यह कर्क रेखा गुजरती है, जो ग्रीनविच का महत्व था वही महाकाल का महत्व था, और इसमें बताने की भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसका सारा श्रेय सुनाम धन्य सूर्यनारायण जी व्यास को। पंडित जी जीवन भर समाज और साहित्य की सेवा करते रहे। अपने घर परिवार के लिए वे समय ही नहीं निकाल पाए। उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी व्यास ने अपने पुत्रों को पंडित व्यास जी की धरोहर संजोकर रखने के लिए प्रेरित किया। उनके सबसे छोटे पुत्र राजशेखर व्यास उनकी धरोहर के सच्चे उत्तराधिकारी बने। वे दार्शनिक और दृष्टा तो थे ही, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, विद्वान थे अपने युग के। उन्हें मालूम था हमारा देश तो आज़ाद होना है और इसकी वे भविष्यवाणी कर चुके थे आज अखबार में 1924 में कि 47 में भारत आज़ाद होगा। पर वे जानते थे कि हमारे सारे राजनेता विदेशों से पढ़कर आए और उन सब की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है। इसलिए वे शेक्सपियर तो कहते हैं मानसिक गुलामी से शायद ही मुक्त हो, सांस्कृतिक दास्ता से शायद ही मुक्त हो। इसलिए वर्ष 28 से पंडित जी ने इस राष्ट्र को कालिदास एक चरित्र दिया, रंगमंच की आधारशिला दी और उज्जैनी में अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुरू किया, हमें मानसिक दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक यही बात मुझे लगती है उनके विक्रम के साथ है। हमें अंग्रेजी इतिहासकारों ने पढ़ाया कि हम गुलाम, शोषित, पीड़ित, पराभूत, हारे थके जवारी रहे हैं, लूटे पीटे लोग। हम 1857 के गदर में हारे, हम अंग्रेजों से हारे, हम मुगलों से हारे नहीं। पंडित जी ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र है विक्रम, जो हमारे पराक्रम का प्रतीक है। और उन्होंने विक्रम के नाम पर मंदिर और मठ नहीं बनवाए। उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करा, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाई, विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया, विक्रम पत्र का संपादन किया और हमारे सोए हुए पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया। मुझे बराबर लगता है कि आत्मविश्वास से हीन एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने आत्मविश्वास से भरपूर जीवन देने के लिए विक्रम का नाम लिया। पंडित जी के व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय और आजादी के बाद देश के शीर्ष नेताओं, राजनेताओं, विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों,
और कलाकारों से उनके अंतरंग संबंध रहे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से लेकर मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम से उनका गहरा संपर्क रहा। 22 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया। जहाँ तक व्यास जी का प्रश्न है, ज्ञान और कर्म दोनों का पूर्व समन्वय था। व्यास जी केवल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी संस्थाओं का निर्माण किया। वे स्वयं में एक संस्था थे। उनकी संस्थाएं आज भी उनके नाम की कीर्ति पताका फहराती हुई अपना असर डाल रही हैं। समस्त विश्व को साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष के ज्ञान का प्रकाश देने वाला ये सूर्य 22 जून 1976 को अस्त हो गया। चौंका देने वाली बात यह रही कि ज्योतिष के महापंडित इस कवि ने अपनी मृत्यु का पूरा दृश्य अपने लेख आंखों देखी मौत में बरसों पहले प्रस्तुत कर दिया था। मृत्यु के पूरे भाव 11 वर्ष पहले अपनी एक कविता नाविक में पहले ही व्यक्त कर दिए थे। नाविक मेरे हृदय सिंधु में उमड़ रही है लहरें, तू ले जाता कुछ निकट है, मैं जाता हूं गहरे। पथ में अगणित भंवर पड़े हैं, आंधी और तूफान, रहने दे जीवन नौका को, अब मत लगा सहारा। इस जगत में एकाकी है जीवन सखी हमारा, इस जगत में एकाकी है जीवन सखी हमारा। कहने को तो मेरे यानी उज्जैनी के प्रांगण में उदय हुआ साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष का ये सूर्य अस्त हो गया है, किंतु इसके प्रकाश में मालवा में शिक्षा, संस्कृति और संगीत के जिन गौरवशाली स्तंभों का निर्माण हुआ है, वे युग युगांतर तक इनका गौरव गान करते रहेंगे। मालवा की धरा पर इस सूर्य के प्रकाश में वैभव, पराक्रम और स्वाभिमान के जो पृष्ठ लिखे गए, वे इसके स्वर्णिम इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो गए। स्वाभिमान का ये सूर्य सदा अमर रहेगा। स्वाभिमान के सूर्य आपका, दिग दिगंत फैले उजियारा, यादों की मीठी खुशबू से महक रहा मालव सारा, मालव सारा, मालव सारा, मालव सारा। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास पर केंद्रित रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था, अभी आपने सुना। आलेख अशोक अग्रोही, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज मयंकर। नाट्यांश के कलाकार मिलिंद देशपांडे, अभिनय श्रीवास्तव, नवीन कुमार गुप्ता और दीपा चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, सहायक हरदीप सिंह, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। आकाशवाणी इंदौर के सहयोग से केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।